मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में आज हमारे साथ बैठे हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, पहली बार भोपाल में मीडिया के साथियों के साथ मुझे मिलने का, कुछ बोलने का मौका मिला, तो मैं आप सबका भी कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, आभार आपका कि आप सब आज आए और एक बहुत ही बड़े मुद्दे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने देश के इन प्रमुख मुद्दों को की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को उठाने का जो संकल्प लिया है, उसी क्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आज 28 प्रदेशों में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। 4 तारीख को दिल्ली में एक भव्य, एक बड़ी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल का आह्वान किया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें देश के कोने कोने से लोग इकट्ठा होंगे। उसी की पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके बीच में आई हूं। साथियों, महंगाई और बेरोजगारी ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिससे मैं, आप, इस देश का हर आदमी प्रभावित है। मैं तो इतना कहूंगी कि मोदी जी के 2 भाई हैं, बेरोजगारी और महंगाई, और इन दोनों भाइयों से मोदी जी का इतना प्रेम है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और लगातार जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है साल दर साल, उसी तरह से महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके बीच में रखना चाहती हूँ, तथ्यों के साथ आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर हम महंगाई की बात करें तो वो दौर भी हमें याद है जब मोदी जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के आए थे और उन्होंने यही कहा था कि इस देश को, भारत देश को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त कर देंगे। पर आज मैं यही कहूंगी कि मोदी जी, मुक्त करना तो छोड़ दीजिए, महंगाई और बेरोजगारी से आपने भारत देश को युक्त कर दिया है। आज जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई है, सभी हर वर्ग है, पर मध्यम वर्ग और गरीब आदमी जो सबसे ज्यादा प्रभावित है इससे। 45 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी अगर कभी इस आजाद भारत ने देखी है तो आज देखने को मिल रही है। 8 वर्षों में जिस तरह के रिकॉर्ड महंगाई ने बनाए, उसके मैं 2 ही 3 उदाहरण दूंगी, बाकी आप सब जानते हैं। एलपीजी गैस से शुरुआत करती हूं मैं। 2014 में 410 रुपए प्रति सिलेंडर दाम था एलपीजी का, और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, सिलेंडर तो भराने आप लोग भी जाते होंगे, और नहीं जाते होंगे तो पैसा आप ही की जेब से जाता होगा। 1000 से लेकर 1200 रुपए तक का सिलेंडर घरों में पहुंचा है। 156% की वृद्धि 2014 से 2022 के बीच में हुई। ये साधारण नहीं है।
मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 2019 का चुनाव था पार्लियामेंट का, उसके पहले एक योजना आई थी उज्ज्वला योजना, और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही थी कि ये योजना मेरी उन बहनों के लिए है जो पिछले 70 सालों से चूल्हे में, लकड़ी में, धुएं में रोटी सेक करके जिनकी आंखों से आंसू गिरता है, उस आंसू को पोंछने के लिए ये उज्ज्वला योजना आई है। पर मैं पूछना चाहती हूँ आज प्रधानमंत्री जी से कि वही बहन जिसको आपने सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया था, आपने सब्सिडी समाप्त कर दी, आपने गैस के दाम बढ़ा दिए। आज जब वही बहन सिलेंडर भराने जाती है तो क्या उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरता है? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल के दाम की बात करें, ये हम सब जानते हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम केवल गाड़ी में डालने से उसकी जो व्यक्ति गाड़ी चलाता है उसी पे असर नहीं पड़ता। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज का दाम प्रभावित होता है, चाहे वो किसान कृषि से संबंधित हो, चाहे वो इंडस्ट्री से संबंधित हो। हर चीज की लागत पे बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम की लागत से उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। बहुत से किसान परिवार के लोग हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हूं। आज जब एक किसान डीजल भराने जाता है, पेट्रोल डीजल भराता है, सिंचाई हो, मड़ाई हो, कटाई हो, बोआई हो, ये चारों चीज के लिए किसान पूरी तरह से डीजल पर आधारित होता है। जब दाम बढ़ा तो किसान को उसके बढ़े दाम की लागत तो आप नहीं दे सके, एमएसपी आपने उसको दी नहीं, पर जो उसके घर से पैसा गया, यही वजह है कि आज भारत देश में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। पेट्रोल का दाम 71 रुपए प्रति लीटर था 2014 में, 2022 में 95 रुपए से लेकर सैकड़ा पार कर दिया। मोदी जी ने सेंचुरी पार कर दी, 112 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल बिका। डीजल 55 रुपए प्रति लीटर था, 90 से 100 रुपए प्रति लीटर डीजल बिका, 75% की वृद्धि हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का दाम घट रहा है, तो भारत देश में वो दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? जब वहां अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बढ़ता है क्रूड ऑयल का, तो आप दाम बढ़ा देते हैं, पर जब वहां घटता है तो क्या उसके अनुपात से आप पेट्रोल और डीजल के दाम घटाते हैं? सबसे ज्यादा प्रभावित मध्यम वर्ग होता है इससे, किसान है। तीसरा, जो महंगाई की सबसे बड़ी मार हुई, मैं मानती हूं, मैं भी एक गृहिणी हूं, रसोई में सबसे ज्यादा असर महंगाई का दिखा। अरे आजाद भारत में पहली बार गेहूं की रोटी पर भी आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। क्या इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो सकता है? ये वही गेहूं है, ये हम कहीं से खरीद नहीं रहे, ये इस देश का अन्नदाता यही उगा रहा है, और जब वो उसको बेचता है और आटे के रूप में खरीदता है तो अपनी ही उगाई हुई फसल पर उसको उस आटे पर जीएसटी देना पड़ता है। सब्जी, फल, दूध पदार्थ, हर चीज पर जीएसटी लग गई। सरसों का तेल जो हर घर में इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत 90 रुपए थी, वो 200 रुपए पहुंच गया। आज ये कहना गलत नहीं है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं कि मोदी जी के राज में भारत देश का गरीब आदमी
मध्यम वर्ग का आदमी और हर वर्ग जो सामान खरीद रहा है वो आज एक एक रोटी के लिए मोहताज है। पूरी तरह से महंगाई को नियंत्रित करने पर असफल रही है मोदी जी की सरकार। अब मैं जो दूसरा सबसे गंभीर मुद्दा है, बेरोजगारी, बहुत कष्ट होता है। मैंने तो यूपी में के हर जिले में दौरा किया आदरणीय प्रियंका जी के साथ। प्रदेश के अलावा देश में भी कई प्रदेशों में जाने का मौका मिला। सबसे बड़ी चीज, जो सबसे दुख की बात है, जो हमारा नौजवान है, जो हमारा कल का इस देश का भविष्य है, उसकी आंखें जो सूनी दिखाई देती हैं, उसकी आंखों में वो सपने जो मोदी जी ने दिखाए थे कि 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे, नौकरी तो नहीं मिली। उसके भी मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं कि अगर आज की बेरोजगारी दर देखें तो 7.8%, जो हाईएस्ट अभी तक भारत देश में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। जैसा मैंने पहले कहा कि 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी आजाद भारत में हम आज झेल रहे हैं। 10 लाख पद खाली पड़े हैं सरकारी, और अभी तक वो ना भरे गए हैं और ना भरे जाएंगे, क्योंकि वो सरकारी तो अब रह भी नहीं जाएंगे। जितने भी सरकार के संगठन थे, धीरे धीरे वो मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र हैं उनको दे दिए जा रहे हैं, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो। जितने भी सरकारी संस्थानें थी धीरे धीरे प्राइवेटाइज होती जा रही। तो आज तो नौकरी नहीं है, आने वाले भविष्य में भी नौजवानों का जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? क्योंकि सरकार की नीतियां वो पूरी तरह से नौजवान की रोजगार नीति के पूरी तरह से खिलाफ है। आज जिस तरह से देश दोराहे पे खड़ा है, नौजवानों की बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों को जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, इनको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में कई विषय आते हैं कि आखिर ये कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा क्यों उठा रही। कोई चुनाव नहीं है अभी आसपास, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश के मुद्दे हैं, और देश के मुद्दे उठाना कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। हम उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। किसी भी तरह का दबाव, जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं, और ये आज से नहीं उठा रहे, 2021 से, मैं जो आपको प्रेस रिलीज दी जाएगी उसमें, और आप जानना चाहें तो मैं आपको डेट वाइज बता दूं कि 2021 से लगातार महंगाई को लेके देश से लेके ब्लॉक स्तर तक लगातार हमने आंदोलन किए हैं और अभी तक चलते जा रहे हैं। हमने महंगाई को लेकर के जयपुर में बड़ी रैली की, आप भी जानते हो, दिल्ली में होनी थी। आखिरी समय में हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई, हमें जयपुर करनी पड़ी रैली। पर ना हम डरे हैं, ना हम डरेंगे। ये कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक केवल देश की सुरक्षा और राष्ट्रहित के लिए काम किया है। हमारे 2 नेताओं ने इस देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है, त्याग किया है। इंदिरा जी ने अपने शरीर के टुकड़े होने दिए, पर आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके थे।
राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े हो गए, पर उन्होंने समझौता नहीं किया। कांग्रेस पार्टी में उन बलिदानियों का आज भी उनका खून हमारी रगों में है। इस भारत देश में जो आज़ादी के आंदोलन में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया है, इस देश को आज़ाद कराया है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का भागीदारी रही है तो कांग्रेस पार्टी की रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आज़ादी की लड़ाई ये देश लड़ रहा था, तो आज राष्ट्रवाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी उस वक्त क्या कर रही थी? मुखबिरी। इनसे हमें पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अंत में इतना ही कहूँगी कि 4 तारीख को देशव्यापी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम के भव्य आयोजन कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किया है और उसमें देश के सभी जगह से लोग आ रहे हैं और उसके बाद हर प्रदेश में उस रैली का के स्टेट यूनिट्स और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर ये आंदोलन चल रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हो, मैं दोबारा रामपुर में सपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा था आपके खिलाफ, कथल और जसवंत नगर में जो कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं उतारा था सपा के खिलाफ, क्या उस समझौते को व्यापक स्वरूप देते तो कांग्रेस मजबूत होती? क्या मेरा ये विचार। मैं आपसे आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को सुधार दूं कि जसवंत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी कभी भी समाजवादी पार्टी ने रायबरेली, अमेठी और कुछ और जगहों पे ना हमने कभी कैंडिडेट दिए हैं ना उन्होंने दिए हैं। और जहाँ तक आपने रामपुर और यशवंत नगर की बात की, पहले भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ था समझौता, पहले भी वहाँ पे सपा के कैंडिडेट नहीं दिए गए थे। नहीं, कोई फ्रेंडली इलेक्शन नहीं था। ये एक जो लीडरशिप के प्रति लोगों का जो पार्टीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है वो थी, कोई समझौता नहीं था ये। और जहाँ तक आप अलायंस की बात पूछ रहे हैं, सवाल अगर आपकी ये है कि क्यों नहीं अलायंस किया गया हमने सपा से, तो देखिए अगर आपको याद हो तो आदरणीय प्रियंका जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो जो भी पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती हैं और हमारे सिद्धांतों के साथ हमारे साथ खड़े होना चाहती हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। तो हमने, हमारे लिए तो ये ऑप्शन ओपन था। मेरा एक सवाल आपसे है, एक तरफ अभी आपने बेरोजगारी की बात की कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आपने कहा कि मोदी सरकार जो है तमाम इदारों को बेच रही है और अपने दोस्तों को दे रही है। ये बिकता चला जाएगा तो आप जब आप सरकार में आई थी उसके बाद क्या करेंगे, क्या एक्शन होगा? सरकार में आने दीजिए, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 24 बहुत दूर नहीं है, शुरुआत यहीं से होगी। शुरुआत आने वाली 4 सितंबर को दिल्ली में होगी और यही इस देश के परिदृश्य को बदलेगा, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। देंगे आप नौकरी उसको? क्यों नहीं देंगे? ये आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि आज 70-75 साल की जो हमारा देश आज़ाद हुआ, इस देश में सुई नहीं बनती थी। आप तो बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, सुई नहीं बनती थी। आज अगर अंतरिक्ष में मंगलयान पहुंच रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी, इंदिरा जी की नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक था। आज IIT, IIMs, जितने भी इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए हैं। और मुझे एक इंस्टीट्यूशन का नाम बता दीजिए जो 2014 के बाद हिंदुस्तान की धरती पे मोदी की सरकार में बना हो। इन्होंने बनाया कुछ नहीं, जो कांग्रेस की बनाई हुई इमारतें थी, जो इस देश की धरोहर थी, उसको उन्होंने बेचा है, अपने उद्योगपति दोस्तों को बेचा है। नहीं, आपको like Shiva Singh Chauhan says that in the last
Madam, the figures I have, I think, and it is not a hidden figure, it is all available on the website produced by the government. It is the highest inflation, it is above 7%. The GDP has gone down so badly, we all know that. In our previous government, in UPA, we were about 8.2% and it touched almost 10%. Today where we are about 7% and it had gone down minus for the first time. So they pick up all those datas, they fudge the datas. BJP is in the repackaging, they are perfect, the marketing is perfect, but the fact remains the same. Nothing can change the facts. And the country and the people of the country know the reality, they are facing the realities. We have done badly, it is a complete crash of the financial policies of the Modi government. मेरा एक सवाल है, आम आदमी पार्टी और ओवैसी पार्टी के वो जिस तरह से जनाधार बढ़ता जा रहा है उनका, गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या मानती है कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है? क्योंकि आपको भी लग रहा है कि ये आप कहते हैं कि वोट कटवा पार्टी है ओवैसी की पार्टी को, आपको मैं नहीं कहूँगा, आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस में आप चूंकि दो ही सीधे यूपी में जीती है, जिसमें देखते आप हैं, आपको क्या लगा कितना नुकसान हो रहा है? आपको लगता है कि गुजरात में अब आप लड़ पाएंगे? सिसोदिया जी का जो हाल हो गया है इसके बाद, और अब जो केजरीवाल जी पे तलवार लटक रही है, इसके बाद मुझे तो कम गुंजाइश दिखाई देती है कि वो गुजरात में लड़ पाएंगे। फिर भी जो आपका मूल सवाल है, देखिए रीजनल पार्टीज जो भी हैं, इनका विजन जो होता है वो एक सीमित दायरे में होता है। नेशनल पार्टी जो होती है वो उसका विजन स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, जो नेशनल पार्टीज हैं। तो जो भी रीजनल पार्टी चाहे जहाँ भी हो, जाए यूपी में हो, जाए दिल्ली में हो, जाए गुजरात में हो, ये जो भी जब भी पार्टीज आएंगी ये हमेशा वोट को बांटती हैं और यही वजह होती है कि देश की और प्रदेश की नींव कमजोर होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर नेशनल पार्टी ही नहीं, वोट आप किसी पार्टी को चुनाव लड़ने से तो नहीं रोक सकते, ये अधिकार है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जो जनाधार जिसको भी मिलता है, जो भी जनाधार मिले, वो उसका अधिकार है। तो आप पार्टी को नहीं रोक सकते लड़ने के लिए, ये तो देश की जनता तय करेगी। और मुझे मालूम है कि मेरा जितना विश्वास है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि अब ये जो मुद्दे, बहुत लंबा झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, वो झूठ जो है सच कुछ दिन विचलित हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। ये परास्त नहीं हो सकता। हकीकत जो है, महंगाई और बेरोजगारी, ये दानव की तरह आज इस देश के सामने खड़े हैं। और इसको अगर इससे कोई लड़ सकता है तो इससे जो नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रहित की पॉलिसी लेके आएगा वही लड़ सकता है, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। आपने प्रियंका जी के साथ भी काम किया है, राहुल जी के जी। दोनों में से बेहतर आप किसे मानते हैं? दोनों बहुत अच्छे हैं। कांग्रेस को लीड करने की स्थिति में कौन आगे? ये देखिए, गांधी नेहरू परिवार जो है, ये इस देश को, मैंने जैसे पहले भी कहा कि इन्होंने बहुत समर्पण दिया है, बहुत त्याग किया इस देश के लिए, और इनके अंदर हम नहीं हैं कि मुझे क्या चाहिए। अगर यही होता तो सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया नहीं होता, राहुल जी कब के प्रधानमंत्री बन गए होते। पर ये परिवार हमेशा देश की सेवा करने के लिए रहा है और वो करता रहेगा। दिनेश जी, आप
देखिए, यूपी में जिस तरह का सांप्रदायिकता लगातार फैलती चली जा रही है, हम लोगों ने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया। कहीं भी किसी भी तरह से हर धर्म जो हमारा, जो संवैधानिक रूप से जो संविधान में लिखा हुआ है, वो हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का जो एक मर्यादा के अंतर्गत, जिससे किसी दूसरे को क्षति ना पहुंचे, उसके अंतर्गत हम अपने धर्म का पालन करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। पर अगर उसका इस्तेमाल करके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार होता चला जा रहा है, सांप्रदायिकतावाद फैलाया जा रहा है, धर्म की, जात की राजनीति बढ़ती चली जा रही है, यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब है। लगातार महिलाओं के प्रति घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। विकास के, अगर आप विकास दर देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। तो कुछ दिन के लिए तो ये राजनीति चल सकती है, पर लंबे समय तक ये राजनीति नहीं चल पाएगी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कि वहाँ नमाज अदा करने कौन गया या किसी की साजिश थी, इस पर मेरी कोई टिप्पणी, मेरी जानकारी नहीं है मुझे इस बारे में। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, तो गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, आपकी नज़र में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत इच्छा पूछते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें लगातार कोई अध्यक्ष के रूप में जितने गांधी परिवार के लोग हुए हैं, अगर आप यहीं से, मैं अनुरोध करूंगी अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों से कि लिस्ट दे दें आपको, उससे ज़्यादा नॉन गांधी परिवार के लोग अध्यक्ष में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। तो कोई ये ज़रूर ये बात, ये सवाल कहना कि केवल गांधी परिवार ही अध्यक्ष बनना चाहता है, ये अनुचित है। दूसरा, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और हमेशा से इस बात को मैंने माना है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि इस परिवार के साथ मैंने, जैसा हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि मैंने लंबे समय तक काम किया है। मैंने आदरणीय सोनिया जी के साथ भी काम किया, राहुल जी के साथ भी काम किया, प्रियंका जी के साथ भी काम किया। इनके अंदर जो सेवा की भावना है, देश के प्रति समर्पण की भावना है, उसको देखते हुए मैं ज़रूर कहूँगी कि इनमें वो क्षमता है। बाकी क्योंकि एक डेमोक्रेटिक हमारे संस्था है और हमेशा यहाँ पे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की आवाज़ सुन करके ही तय किया था, और कल ही CWC की मीटिंग हुई और शेड्यूल जारी हो गया, तो बहुत जल्दी नया चुनाव होगा और आपके सामने अध्यक्ष आ जाएगा, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।